हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता, आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस की एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से आप पहले अटेम्प्ट में ही अपना जो CSIR नेट एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी फॉलोअप करने के लिए, आप अपनी 100% डेडिकेशन से वो स्टेप्स करेंगे, तभी जाके स्टूडेंट्स अश्योरेंस रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं और जानेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें आज फॉलो अप करना है, समझना है कि किन चीज़ों को अगर हम देखें या फॉलो करें तो उनसे हमारा सिलेक्शन होना पक्का है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है स्टूडेंट्स कि आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करें। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी है या किसको पढ़ के मैं अपना सिलेक्शन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। टारगेट एटलीस्ट 10 यूनिट्स, मतलब लगभग 10 यूनिट तो बच्चे आपको लेके चलनी पड़ेगी। टोटल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो आपके पास 13 यूनिट्स रहती है। टोटल अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास 13 यूनिट्स रहती हैं, और उस 13 यूनिट्स को आपको सभी यूनिट्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर तुमने जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी लेट स्टार्ट करी है तो सारी की सारी यूनिट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ सिलेक्टिव यूनिट्स पढ़ो। अब वो कौन सी यूनिट्स रहेंगी वो भी हम आज के वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो 10 यूनिट्स एटलीस्ट मैंने बोला है, ठीक है। अगर आप 9 तक भी कर रहे हो या 8 या 9 भी कर रहे हो, बट अगर आपकी उनमें कमांड बहुत अच्छी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने जो यूनिट पढ़ी है या प्रैक्टिस जिसकी कर रहे हो आप क्वेश्चंस की, वो कौन सी यूनिट की विद 100% कॉन्फिडेंस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स PYQ एनालिसिस। अब अगर हम यहाँ देखें तो PYQ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बता देता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे और कौन सी 10 यूनिट्स हैं जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए। तो ये आपको एक अच्छी एनालिसिस समझा देता है, ठीक है। बीइंग अ टीचर हम लोग भी आपको गाइड करते हैं, बट एक स्टूडेंट होने के नाते ये आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी पिछले 10 साल के पेपर्स हैं उसको आप देखो, एनालाइज करो और ये समझो कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा है, कौन से टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कई बार बच्चे भूल जाते हैं, वो है स्टूडेंट रिविजन। की फैक्टर मान लो आपके सिलेक्शन का, कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने का जो की मंत्र होता है बच्चे, वो होता है रिवीजन। तो रिवीजन अगर आपने मान लो 2 यूनिट्स पढ़ ली हैं या 1 यूनिट पढ़ ली है, अगर आपने उसके बाद तीसरी यूनिट चौथी यूनिट स्टार्ट कर दी, तो भाई 2 भूलना, स्टार्टिंग की 2 भूलना निश्चिंत है, मतलब आप पक्का भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसमें कैसे काम करना है, आप बच्चे जैसे ही नया यूनिट शुरू कर देते हैं उसके 3-4 दिन के गैप के बाद आप डेफिनेटली अपनी वही पुरानी यूनिट उठाएं और उसको दोबारा से रिवाइज करें। देखो, रिवीजन का क्राइटेरिया जो है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं शुरू में तुम्हें लगेगा कि ये सब तो मुझे आता है, इसको दोबारा से पढ़ने की क्या जरूरत है, पर जरूरत है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए याद है, इसी को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। तो रिवीजन ही है स्टूडेंट्स जो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ आपको लेके भी जाएगा, और अगर आप और अच्छे तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली रैंक की तरफ भी लेके जाएगा। तो रिवीजन आपका मस्ट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, कई बार क्या होता है ना बच्चे कि आपके पास एक पूरा सिलेबस है, आपके पास सिलेबस उसमें जो कोई पर्टिकुलर यूनिट है उसके आपके पास पूरे नोट्स मौजूद हैं। अब उस नोट्स को आप बार बार पढ़ रहे हैं, कई बार आपने उस पन्ने को अगर 10 बार पढ़ रखा है, आप उस लाइन में आपको लगेगा कि आपको ये चीजें याद है, मे बी आप स्किप कर जाए, है ना। तो इट्स बेटर टू डू द रिविजन इन रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पहले खुद रिकॉल करने की कोशिश करोगे, क्या मुझे ये वाला पॉइंट या उससे रिलेटेड पॉइंट याद है। अगर नहीं है तो आप नोट्स अपना वापस उठाओ, पन्ना खोलो वहीं पर, और वहीं पर देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं और जान सकता हूँ, इससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो ये भी डेफिनेटली रैंक की तरफ आपको लेके जाएगा। ये चीजें हैं स्टूडेंट जो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएंगी, पर ये तभी लेके जाएंगी जब आप अपना 100% देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स का तो आपको ध्यान देना ही है। अब बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम देखें तो आपका जो CSIR नेट का जो पेपर रहता है स्टूडेंट्स,
जो आपका CSIR नेट का पेपर रहता है, इसका अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ, ये आपका 200 मार्क्स का रहता है ना। तो 200 मार्क्स नहीं लाना है तुम्हें 120 लेके आना है। 120 इज योर सेफेस्ट स्कोर। 120 मार्क्स लाने के लिए आपके पास ये 3 डिफरेंट डोमेन्स मौजूद हैं। जैसे कि पार्ट ए है बच्चे, इस पार्ट ए में आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का स्ट्रांग हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर साल भर से तैयारी कर रहे हो या 2 महीने पहले तैयारी करी है तो तुमने सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड ही खोल के बैठे होगे। डेफिनेटली तुमने जो डोमेन है या फिर डोमेन स्पेसिफिक जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपने देखा होगा, है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड में अगर मैं बांध के चलूँ स्टूडेंट्स, तो देखो तुम्हारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं। 20, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम सारे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो उसमें अगर हम देख लें 7 से 8 भी अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी आप सेफर साइड पे हो। पर वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो आपके मार्क्स बच रहे हैं या जिनको आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, वो आपको कंपनसेट करने होंगे अपने दूसरे सेक्शंस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर मिल जाते हैं हर एक क्वेश्चन के, तो लगभग 30 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाते हैं। बट मैं बोल के चल रही हूँ कि आप 10 कर रहे हो, 7 से 8 कर रहे हो, तो भी इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि आपको टोटल जो चाहिए स्टूडेंट, टोटल आपके पास जो नंबर आना चाहिए वो है 120, ठीक है। 120 इज योर सेफेस्ट स्कोर। मतलब अगर कट ऑफ भी नहीं निकली है ना और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे 120 आए हैं, तो तुम ये मान के चलो तुम्हारा JRF पक्का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब दूसरी चीज आती है कि जनरल एप्टीट्यूड की तो हमने बात कर लिया। जनरल एप्टीट्यूड में मैंने कहा 15 आपको लगभग अटेम्प्ट करने हैं। नहीं कर पा रहे हो तो 7 से 8 भी कोशिश करो। अगर PYQs भी करोगे तो भी तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस या फिर जो सही क्वेश्चंस आप कौन से चूज कर सकते हो, या जो आसान है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी आपका थोड़ा सा उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप 1-1.5 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो जनरल एप्टीट्यूड के लिए तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पार्ट बी के बारे में स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी रहता है आपका डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है जो 13 यूनिट्स रहती हैं आपके सिलेबस में, उससे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है बच्चे जिनको जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आती है बच्चे। सीधा आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। 4 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हो सकते हैं। आपसे किसी डेफिनेशन का टर्म पूछ लेगा, जैसे डेव बायो में काफ़ी बार टर्मिनोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या इकोलॉजी में आपसे हैबिटेट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी जनरल लर्निंग एबिलिटी बेस्ड होते हैं। मतलब अगर तुम्हें याद है तो तुम कर पाओगे, तुक्का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपके पास 50 रहते हैं स्टूडेंट्स। आपको अटेम्प्ट जो करने हैं वो आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम मान के चलें 35 नहीं भी कर पा रहे हो तो भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपने बाकी के मार्क्स कहीं और से उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 नंबर जो है आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मिल जाता है। दूसरी चीज आती है स्टूडेंट्स, वो आती है आपकी पार्ट सी की, ठीक है। तो यहाँ 35 करोगे स्टूडेंट्स, 35 70 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हैं, बट मैं मान के चल रही हूँ चलो 35 नहीं कर पा रहे हो, तुम 25 कर पा रहे हो, तो भी तुम इधर से मार्क्स निकाल सकते हो। वो तब निकाल सकते हो जब तुम्हारी डीप स्टडी है और तुम्हारी रिसर्च एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आता है डोमेन स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है थोड़ा सा और उसमें एनालिटिकल बातें भी सोच के पढ़ा है वो बच्चे, कि अगर ये जीन मुझे बताया गया है, इसे म्यूटेट कर दिया तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, म्यूटेशन की कंडीशन या केस स्टडीज क्या क्या हो सकती हैं, या फिर उसकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसमें वो अपने मार्क्स निकाल सकता है। बट अगर आपकी अच्छी भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड रिविजन से ये तीनों के तीनों डोमेन्स जो हैं, ये तीनों के तीनों ABC, ये तीनों में आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो यहाँ टोटल क्वेश्चन 75 है। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25। काफी सारे क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है बच्चे। यहाँ पे बात आती है टाइम की। आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट B A में लगा देते हो। पार्ट C में बच्चे जो क्वेश्चन की लेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है।
अब उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, समझना, आंसर तक आना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो एबिलिटी यूज होती है वो है क्वेश्चन सिलेक्शन की, कि आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें आपको फुल टू कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है इसमें आप नेगेटिव नहीं करेंगे, इसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चीज देखनी है कि क्या मैं इस क्वेश्चन में श्योर हूं या नहीं हूं। और अश्योरेंस आपको किसी भी क्वेश्चन की तब आती है जब आप उस तरह के क्वेश्चंस काफी बार कर चुके होते हैं। और वो चीज कहाँ से होगी? डेफिनेटली रिवीजन से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया था कि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप आपको इस स्लाइड से जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर देखो यहाँ पे मैं बात करूँ ना बच्चे, तो इन सभी 25, 35, 15 से तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैं कह रही हूँ इसके अराउंड भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी तुम्हारे अच्छा स्कोर बन सकता है। बस ध्यान क्या रखना है? क्वेश्चन सिलेक्शन पर। पार्ट सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। तो आप देखो कई बार क्या करते हो बच्चे, जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आप ये चीज ध्यान रखते हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट आता है अच्छे से, मैं सबसे पहले उसकी चार्ट लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करते हो पेपर अटेम्प्ट के दौरान, और वो डेफिनेटली आपकी जो एबिलिटी होती है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसको और अच्छे से इन्हांस कर देता है। अगर वही तुम 4-5 क्वेश्चन शुरू में ही ऐसे अटेम्प्ट कर लो जो जिसमें तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे और हो सकता है जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओ। तो डेफिनेटली पार्ट सी अगर तुम कर सकते हो पहले, तो उसमें छाट लो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पार्ट बी, ये तुम्हारी चॉइस है, पार्ट बी या सी। मतलब मेरा सजेशन ये रहता है कि पार्ट बी और सी में से आप पहले अटेम्प्ट करें, बट अगर हाँ आपका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली पार्ट ए से आप शुरुआत करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सी यूनिट्स चुने जो हमें सिलेक्शन दे के ही देंगी। कौन सी यूनिट्स है वो? जैसे कि आपकी यूनिट 1, देखो यूनिट 1 जो है ना स्टूडेंट्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर तुमने 11th-12th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगी, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें, बातें जो हैं वो बॉन्ड्स के बारे में है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में है, किस तरीके से आप पीएचपी के ये सब निकालते हो, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उसके बारे में है। तो अगर तुमने ये सब चीजें अपनी इनिशियल स्टेज में अच्छे से पढ़ी है तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगी। बट अगर नहीं भी पढ़ी है तो भाई पढ़ लोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन के करीब आ जाओगे। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है। यूनिट 3 इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। इन सब में क्या क्या चीजें आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत करो। यूनिट 4 है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी यूनिट के अंदर एक और यूनिट छुपी हुई है और वो आपकी यूनिट है इम्यूनोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये अच्छा टॉपिक है और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर आप लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस यूनिट को तुम छोड़ सकते हो। मतलब इस यूनिट का जो ये सब पार्ट है बच्चे, इस सब पार्ट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी और जो स्कोरिंग नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। दूसरी जो एक सबसे अच्छी यूनिट है स्टूडेंट, उन बच्चों के लिए जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो सब कुछ याद कर सकते हैं और उसको रिटेन करके रख सकते हैं। मतलब होता है ना ऐसे कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो किसी की एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, किसी की लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है। तो अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए यूनिट 5 एक खजाने की तरह है, क्योंकि ये आपकी पूरी लर्निंग बेस्ड है और इसमें जो भी चीजें आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है गिलबर्ट उसमें दे रखी है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो उस बुक में अगर मैं बात करूं, कोई भी तुम्हें जीन दे रखा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसको म्यूटेट करके दे देंगे और म्यूटेट करके आपसे उससे क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको पता है इस जीन से अगर हाथ आते हैं तो म्यूटेट कर दिया तो हाथ नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो ये यूनिट बहुत स्टार यूनिट है उन बच्चों के लिए जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यूनिट 6/7। 6/7 का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक यूनिट चुन लो अगर टाइम कम है तो। कौन सी यूनिट? लिखा क्या है, सिस्टम फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी 2 के लिए है बच्चे, यहाँ पे एक प्लांट के लिए है, दूसरी है जूलॉजी के लिए। तो अगर मैं बात करूं प्लांट के लिए स्टूडेंट्स, तो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। जूलॉजी वालों के लिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए आ जाता है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है।
देखो एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है प्लांट के कंपैरेटिवली, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि इसमें चीजें जो हैं वो आपकी काफी ज्यादा हाई लेवल से, बेसिक से काफी हाई लेवल तक पहुंचती है। तो मोस्टली अगर इन दोनों में से भी तुम्हें चॉइस दी जाती है, अगर तुम जूलॉजी बॉटनी का सब छोड़ छाड़ के फिर भी देखना चाहते हो, तो प्लांट तुम्हें सजेस्ट करा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लांट को लेके चलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्कोरिंग यूनिट। बट अगर आप स्टिल प्लांट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली एनिमल फिजियोलॉजी कर सकते हो। उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी, ठीक है, न्यूरल कनेक्शंस के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूँ ब्लड एंड सर्कुलेशन, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आना तय ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वो रहती है आपकी यूनिट 8, दैट इज जेनेटिक्स, या आप कह सकते हो इनहेरिटेंस बायोलॉजी। तो ये भी एक अच्छी यूनिट रहती है और इंपॉर्टेंट यूनिट है अभी के लिए भी, और आगे अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए भी। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स यूनिट 10 इकोलॉजी, यूनिट 11 इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन यूनिट्स को तो आप ना ही छोड़े, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यूनिट 13, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। ये आपके लिए अभी भी काम आएगा और पार्ट सी में भी बहुत अच्छे से काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब आपके रिसर्च एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस बनते हैं तो ये इसमें इस डोमेन में से आपके काफी अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप ना ही छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन यूनिट्स को कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना पक्का ही है, ठीक है। अब अगर आपको इसी से रिलेटेड और अच्छे से इंफॉर्मेशन जाननी है, या फिर आपको किसी भी तरीके की जो पीडीएफ्स हैं स्टूडेंट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सब चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सब के सब आपके साथ शेयर करा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं या देखते हैं एक और चीज के बारे में, वो है आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में भी जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके सिलेबस में जो CSIR नेट लाइफ साइंस नहीं दिया है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स इस तरीके से, अगर हम लोग यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको टोटल 13 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे तो आपको ये 13 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। इस तरीके से इन 13 यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। मैंने आपको यूनिट 1 बोला था मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन, इसमें देखो क्या क्या चीजें गिवन है। मैंने आपको पहले भी कहा था जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन क्या रहता है, ये इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइटामिन से रिलेटेड सीधा सीधा बी सेक्शन में क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा वाइटामिन क्या करता है, क्या डिसीज कॉज करता है, ठीक है। इंटरेक्शंस अगर अगेन वही आ जाता है, इस पे तुम्हारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं कि कौन से में ज्यादा लाइक कौन सा वीक बॉन्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। पीएच और बफर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। रिसर्च काइनेटिक्स इनसे रिलेटेड बनते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, अगर 11th में या 12th में बच्चे आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पार्ट आ जाता है ये वाला पूरा पार्ट, इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स और ये सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूरा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंजाइम काइनेमेटिक्स में ये वाला आपका पूरा पार्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको यूनिट 1 बोला है। देखो यूनिट 1 जो है ना स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट है, एकदम बेसिक यूनिट है। ये पता नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा किस तरीके से दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके से वो काम कर रही है, ठीक है। इंटरेक्शन भी और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, इसमें डीएनए के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी किस तरीके का डीएनए रहता है, हेलिसेस रहते हैं, कौन सा एमआरएनए है, आरएनए है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी साइकिल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दूसरी यूनिट भी मैंने आपको बोला था जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी देख लेते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मॉडल है ना, मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडलिंग वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। आपके पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा पंप किस तरीके का काम करता है, कहाँ पे कौन से आयन को वो किस तरीके से पंप करता है, एनर्जी ड्राइव्ड है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, कहाँ पे वो मौजूद है, यानी कि प्लांट में आप पढ़ लोगे, प्लांट फिजियोलॉजी में या एनिमल फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसकी सेल वॉल किस तरीके से है, कौन कौन सी कैसी ऑर्गेनली है। आगे चल के तुम पढ़ोगे कि इन्हीं से रिलेटेड जो है तुमसे सेल सिग्नलिंग में पूछ लेता है कि अगर कोई ऑर्गेनली है वो किस तरीके से प्रोटीन को पहचान रही है, ठीक है। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में, तो ये आप यहाँ भी पढ़ते हो, और अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको जीन्स, क्रोमोसोम्स इन सब के बारे में बताया जाता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, ठीक है।
और ये ग्रोथ यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके इसको अलग तरीके से भी पढ़ा दिया जाता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा दिया जाता है, या फिर जिस बच्चे ने माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको इस यूनिट के बारे में या इस सब यूनिट के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फिर आता है आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएनए किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है, रिपेयरिंग कैसे हो रही है, आरएनए कैसे बन रहा है, प्रोटीन कैसे बन रहा है, ये सब आप जानते हो। यानी कि शॉर्ट एंड शॉर्ट में बात करूं मैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है भाई ये तुम्हारी यूनिट। तो यहाँ पे ये वाली यूनिट भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन सीरीज है स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से रिलेटेड जो आपकी PYQs सीरीज है स्टूडेंट्स वो चल रही है, उसको जरूर देखते रहना है, तो वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं इस तरीके से कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। डेफिनेटली एंजाइम्स तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तुम्हारे, कि प्रोकैरियोट्स में कौन से हैं, यूकैरियोट्स में कौन से रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी इंटायर यूनिट इंपॉर्टेंट है। सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान दो क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग में, यानी कि किस तरीके से काम कर रहा है, सिग्नलिंग कैसे काम कर रही है, कौन से रिसेप्टर हैं, कौन से हार्मोन के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा एनिमल फिजियोलॉजी में भी बन जाता है कि कौन सा हार्मोन कौन से रिसेप्टर से बाइंडिंग कर रहा है और किस तरीके से सिग्नलिंग की एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट सेल सेल कम्युनिकेशन, डेफिनेटली टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो, और एक और आपका इसमें टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर बायोलॉजी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जो ई वाला पार्ट इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, ये है आपका इम्यूनोलॉजी, और इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि इस वाले ई वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो बच्चे, स्किप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ई वाले पार्ट को आप स्किप कर दें, यही वाला पार्ट है स्टूडेंट जो आपकी इम्यूनोलॉजी का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए खजाना यूनिट है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखो भाई, जो स्टार्टिंग का ये जो ए वाला पार्ट है ना, इसमें से आपको सेक्शन बी के क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है सेल्फेट, सेल्फेट किस तरीके का है, ठीक है, ऑटोनॉमस के बारे में, कंडीशनल के बारे में, ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, टाइप बी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, यहाँ से इस सेक्शन में से आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, इसमें भी आपको B+C दोनों ही मिलने के चांसेस जो है वो रहती है। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस स्टूडेंट्स, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा तुम ये मत समझना कि यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का है, एक का नहीं है भाई, बहुत सारे आते हैं, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, ठीक है, सी अर्चिन, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डेवलपमेंट, ये सब कंडीशन, तो इन सब के बारे में दे रखा है। इन सबसे रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में टाइप सी, जो आपका पार्ट सी रहता है, पार्ट सी के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लांट वाला पार्ट जो रहता है थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो देखो प्लांट में मैं तुम्हें सजेस्ट ये करूंगी, तुम जितने भी PYQs है ना, सिर्फ PYQs कर लो, उसकी एनालिसिस देख लो, पढ़ लो, समझ लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी इतने पार्ट को तुम अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो उतना पार्ट आपके लिए सफिशिएंट है फॉर योर यूनिट 5, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो फिर आपका यहाँ पे आ जाता है प्लांट। प्लांट मैंने वही चीज बोली है कि जो बच्चा बॉटनी लेके उसने मास्टर्स कर रखा है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहती है ये यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखना यहाँ पर प्लांट हार्मोन वाला रहता है। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके इस यूनिट से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सिट्रिक साइकिल और ये सब आपने डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छी यूनिट है और ये कंसाइज यूनिट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी है पर इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसमें से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं और अपनी डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। इस तरीके से स्ट्रेस फिजियोलॉजी छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इजीली से आप अच्छे से कवर कर सकते हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपका लर्निंग वाला टॉपिक रहता है, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बात करी है कि प्लांट अगर तुम चूज कर रहे हो, तो ये मैंने यूनिट 6 और 7 आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है।
आ जाओ अब अपने एनिमल फिजियोलॉजी पे। तो यहाँ पे अगर हम बच्चे देखें तो यहाँ पे ब्लड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, अभी जो हाल फिलहाल में जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, जो दिसंबर में हुआ था, उसमें से इसमें से क्वेश्चन बना था, तो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम चीजें जो है हीमोग्लोबिन के बारे में वो कहीं ना कहीं तब भी पढ़ते हो जब तुम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो प्रोटीन्स के बारे में जो तुम पढ़ते हो ना कि सेकेंडरी है, टर्शरी है, किस तरीके का प्रोटीन है, तो वहां पे भी तुम्हारा कुछ ही वाला पार्ट कवर हो जाता है और यहाँ पे भी होता है। तो तुम जब फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे ना तब तुम्हारा बेस बनेगा और वो बेस तुम्हारी बाकी की यूनिट्स कवर करने में भी मदद करेगा और डेफिनेटली तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करने में भी मदद करेगा। तो इसलिए फर्स्ट यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने आपको बोला था कि ब्लड और ये जो भी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेस्पिरेशन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तुमने हीमोग्लोबिन पढ़ लिया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड तुम्हारे रेस्पिरेशन को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन जाएगा कि पार्शियल ऑक्सीजन के बारे में कब कंडीशन रहती है, P50 कब वो रहता है, ठीक है, तो वो रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। रेस्पिरेशन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नहीं आता है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। नर्वस डेफिनेटली अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नर्वस में इसमें एक तो ये वाले पार्ट आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, न्यूरॉन्स, एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से होता है, एनाटॉमी क्या होती रहती है आपकी ब्रेन की क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स आते हैं कुछ आपके टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो टेक्निक्स इसमें नहीं लिखा है, टेक्निक्स आपको मेथड्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो स्कैनिंग होती है या कौन सी तरीके की आपकी टेक्निक्स यूज करी जाती है, तो वो आपको वहां देखने को मिलेगी। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर मैं बात करूं, विजन, हियरिंग एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्स, ये यहाँ पर भी आता है। दूसरा आप कहीं ना कहीं आगे जो अपनी सिग्नलिंग पढ़ते हो तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ते हो। एक्सक्रीशन अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपके जो एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं, किसका प्रेशर कितना रहता है या फिर कहाँ पर कितना प्रेशर होता है, क्या ये बॉडी से रिलीज होता है या नहीं होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यूनिट रहता है। थर्मो रेगुलेशन अभी के लिए तुम इसको छोड़ सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो। दूसरा आता है स्टूडेंट्स डाइजेशन भी छोड़ दो। हाल फिलहाल में देखो एक टाइम था जब डाइजेशन से काफी रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे थे, अब उससे आने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो इसलिए मैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी आप छोड़ सकते हो। एंडोक्राइनोलॉजी अच्छा है और इसी के साथ मर्ज रहता है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है, हॉर्मोन्स के बारे में आप पढ़ते हो, यहाँ पर मेनली क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। सिग्नलिंग में आप इसी के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके के रिसेप्टर से ये बाइंड कर रहा है और फिर इसकी सिग्नलिंग कैसे हो रही है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये कैसे जनरेट कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है आपका सेल सिग्नलिंग से भी इंटरलिंक्ड है, तो इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला टॉपिक भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जिनका ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग जेनेटिक्स की तरफ। तो जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली पूरी की पूरी आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पार्ट बी पार्ट सी दोनों से क्वेश्चंस अच्छे वाले बन जाते हैं। अब अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बेसिक्स, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि तुम सीधा ये वाला टॉपिक पढ़ लो या ऊपर वाला स्किप कर दो। देखो इसमें सारे के सारे ना कहीं थोड़े बहुत इंटरलिंक्ड हैं। एलील्स अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम आगे चल के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो एलील्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम एलील्स और जीन के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिंकेज क्या होता है, वो सब तुम्हें पता होना जरूरी है। टर्म्स साथ साथ में एक्सप्रेसिविटी, पेनिट्रेंस, इम्प्रिंटिंग, पीलियोट्रॉपी, इंटरेक्शंस क्या होते हैं वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि धीमे धीमे करके यही चीजें आपकी आधी बिल्डअप होती हैं। तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर तुम कुछ स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या कोई ना कोई क्वेश्चन में तुम मात खा सकते हो। तो भाई ये वाली यूनिट तो इंटायरली ही पढ़ना, ठीक है, इसमें कुछ सिलेक्शन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी। दूसरा आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट में मेंशन नहीं करा था, बट अगर तुम फिर भी करना चाहते हो तो इस यूनिट के लिए मेरी आपकी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स ये रहेगी कि आप इसमें PYQs करो, सिर्फ PYQs करो और उसकी सॉल्यूशंस पढ़ो, समझो और बस उतना ही ध्यान रखो, क्योंकि ये यूनिट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस यूनिट में टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ो, इजी यूनिट है, अच्छे से पढ़ लोगे नंबर निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सिलेबस में दे रखा है वो तो अच्छा है, ठीक है। रीसेंट अपडेट्स जो आती हैं, क्या कोई फॉसिल डिस्कवर हुआ है, इवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, या पूछ लेता है कहाँ बना है या कौन से पार्क में देखा गया था, ठीक है।
कहाँ पर मिला था फॉसिल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाते हैं। कौन सा पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके बायोजियोग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। आने वाले टाइम में, मतलब अभी तो ट्रेंड यही चल रहा है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि अब की बार भी जो पेपर आएगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, तो ये इस वाले टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, ये आसान यूनिट है। इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इंटरेक्शन जो है ये वाला टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आर और के सिलेक्शन तुम्हें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वगैरह पता चलते हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी यूनिट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंटायर यूनिट इसको पढ़ो, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको मैं हाईली सेलेक्टिव पार्ट नहीं बता रही हूँ, इंटायर यूनिट पढ़ो। और मैंने आपको ये भी बोला है इसमें एडिशनल चीज की जो रिसेंट अपडेट आया है उसको भी ध्यान रखना। अब देखो आता है बच्चे दूसरा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और छोटा यूनिट है, इसको भी पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर निकाल लोगे, इससे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें रहता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, या फिर आपका इवोल्यूशन पैटर्न क्या रहता है वो, तो उन सब में तुम्हारा, और एक्सपेरिमेंट वगैरह जो रहते हैं ना, थोड़ा उनकी डेट्स वगैरह, डेडलाइंस वगैरह थोड़ा याद करना ट्रिकी रहता है, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस में ना स्टेटमेंट्स में तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको इस पार्ट का, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपका बिहेवियर वाला बात है ना, ठीक है, बिहेवियर वाले टॉपिक में अगर हम लोग देखें, इसमें जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन है, ये सब, इस पार्ट को तुम थोड़ा सा छोड़ सकते हो, अदरवाइज बिहेवियर पढ़ना है, बट सोशल कम्युनिकेशन, बी के सिलेक्शन, ये सब, इस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये छोटा छोटे जो टॉपिक्स हैं इनको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। इन डेप्थ जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें और अच्छे से एनालिसिस जो है मिल जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अप्लाइड बायोलॉजी को छोड़ने को मैंने कहा था, अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेथड्स इन बायोलॉजी पर आ जाते हैं। देखो मेथड्स इन बायोलॉजी में क्या रहता है, तुम आरएनए कैसे पता कर रहे हो, ठीक है, डीएनए कैसे पता कर रहे हो, प्रोटीन के बारे में कैसे पता कर रहे हो, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। बी सेक्शन में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक और पार्ट आता है, वो है स्टैट्स का, तो स्टैट्स से भी हमेशा हर बार एक क्वेश्चन बनता है, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, सीधा पूछ लेता है कि कोई कंडीशन दे देगा, पूछेगा टी टेस्ट लगेगा, अनोवा लगेगा, क्या लगेगा। तो एक बेसिक सी चीज अगर तुम्हें हर टेस्ट के बारे में पता है, टी टेस्ट का, स्क्वायर, एनोवा, इन सब के बारे में तुम्हें पता है, तो तुम आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे आइसोलेशन, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो वो सब आप इसमें जानते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। एनालिसिस, तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारी थोड़ी बहुत इम्यूनो जो है वो काम आती है, बट अगर तुमने वहां पे इतना मेजर पार्ट भी नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लिया है, ठीक है, और इसमें अगर तुमने थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी जो भी है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में यहीं पे थोड़ा सा पढ़ाई कर ली है, तो भी उतना इनफ है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर वाली यूनिट स्किप कर दो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आप समझना चाह रहे हैं, और दूसरा वाला कि समझ कोई आपको ढंग से समझा रहा है या नहीं, ठीक है। तो समझाने के लिए तो हम मौजूद ही हैं, बस आपको समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स इन बायोलॉजी बिल्कुल आपके लिए जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक मैंने ये बस एक पार्ट आपको मार्क कराया है, इसमें खत्म नहीं हुआ है ये, जैसे कि एलाइसा, रिया, ये सब, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, ये सारे ना आपके कौन से टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये सारे आपके इम्यूनोलॉजिकल रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बट अगर आप टेक्निक्स को भी समझो और फिर थोड़े बेसिक्स को भी अपने क्लियर कर लो, तो ऐसा नहीं है टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। कभी ना कभी आप अगर तुम पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो तुमने ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन मास्टर्स में तुमने थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज के बारे में, सैंडविचिंग मेथड के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा तो होगा ही, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल भी निल हो। बट अगर पूरा का पूरा तुम्हें एकदम दिमाग से खाली हो चुका है तो भी चिंता नहीं करनी है, टेक्निक्स अगर पढ़ोगे और टेक्निक्स में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप समझ लोगे, ठीक है, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट्स बायोफिजिकल मेथड्स, यहाँ पे आपको NMR इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर डाइक्रोसिज्म, ठीक है, फ्लोरेसेंस, इन सब से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बनते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैंने आपको ये बोला कि आपको इसमें पूरे के पूरे, अगर टाइम नहीं है, पूरे के पूरे फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, कौन सा टेस्ट किस वक्त काम आता है, मतलब अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तब मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगी, मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं ऑर्गेनिज्म तब मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगी। तो ये सब कंडीशंस जो है कब कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है उसको आप ध्यान रखोगे, या फिर एक जो बेसिक डेफिनेशन रहती है वो ध्यान रखोगे,
तो इसमें से भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है, आप आसानी से अपना पेपर जो है वो निकाल सकते हो। तो ये आज का जो सेशन था स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा स्मॉल डिस्कशन करा है आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि किन यूनिट्स को आपको पढ़ना ही है और कितने नंबर आपको लाने हैं इन ऑर्डर टू हैव अ JRF इन योर हैंड। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, तैयारी अपनी एकदम फुल टू 100% करके चलनी है आप लोग को। ठीक है, नो डाउट आप में से कुछ बच्चों का कॉलेज भी चल रहा होगा, कॉलेज की तरफ से भी प्रेशर है, बट बच्चे थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो अपने आप तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। अगर एक एक दिन वेस्ट करते जाओगे तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम कब 1 महीना तुम वेस्ट कर चुके हो या 15 दिन तुम वेस्ट कर चुके हो। तो अभी भी टाइम है, मेहनत करोगे सिलेक्शन निकाल दोगे, और तुम्हारे सिलेक्शन के लिए ही स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप लोग को बस एक छोटा सा काम करना है, CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और अगर पसंद आया है सेशन तो डेफिनेटली एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।